साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर रखने जा रहा हूं। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई खबर है। सुप्रीम कोर्ट पहली बार खुद के ही कटघरे में फंसा हुआ नजर आ रहा है। अपने ही कटघरे में वहां सवाल जवाब हो रहे हैं और पिछले कई दिनों से कल भी हुई सुनवाई, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। दोस्तों, आज भी सुनवाई हुई और कल भी सुनवाई होगी, अभी ये चल रही है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इतनी बड़ी बहस, इतने बड़े सवाल, जहां केंद्र सरकार खुलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल उठा रही है, उनके वकील, सॉलिसिटर जनरल, जो भी बड़े बड़े वकील हैं, वो सब सवाल उठा रहे हैं कि क्या जज अब संविधान लिखेंगे। मैंने तो नहीं देखा दोस्तों, आपने देखा हो तो जरूर बताइएगा। बस कहीं वेबसाइट में खबरें दिख जाएंगी आपको, मेन स्ट्रीम मीडिया में, चैनलों पर कोई डिबेट नजर नहीं आई। और ये डिबेट क्यों हो रही है आप समझिए। ये मामला कहां से चलता हुआ और कहां पहुंचा। आपको याद होगा दोस्तों, अप्रैल में इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा काम किया था। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल को आदेश देते हुए यह तय कर दिया कि आपको इस समय साइन करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो कानून बन जाएगा। और यह भी आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए और कानून बन गया। राष्ट्रपति ने उसके बाद कई सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट से। अब उन सवालों पर सुनवाई क्या शुरू होगी, उससे पहले एक और नया मामला, और तब जाकर ये सब कुछ चल रहा है। आज इसी को डिकोड करना चाहता हूं दोस्तों, जरूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। मैं कोट अनकोट में वो बयान भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट आज खुद अपने ही कटघरे में खड़ा है, आपके क्या विचार हैं? अपने विचार रखिएगा दोस्तों। और आपसे ये भी जानकारी साझा करना चाहता हूं दोस्तों कि जिस गीत को लेकर हम इंतज़ार कर रहे थे, नारी शक्ति को लेकर, वो हमारी टीम ने अपलोड कर दिया है दोस्तों। ज़रूर देखिएगा और अधिक से अधिक संख्या में देखिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा कि भारत सरकार किस प्रकार से नारी सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही है, उस दिशा में क्या प्रगति हुई है। इसे हमने गीतों के जरिए समेटने का प्रयास किया है। बताइएगा कैसा लगा, मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि ये मामला क्या है। केरल और तमिलनाडु सरकार ने एक याचिका डाली है। 5 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है। 5 जजों की पीठ का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। 5 जज जब बैठते हैं ना, तो वो संविधान पीठ कहलाता है। संविधान, जहां संविधान से जुड़े प्रश्न हो, वो उसकी सुनवाई संवैधानिक पीठ करती है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अध्यक्षता में ये सुनवाई हो रही है दोस्तों। इस पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति AS चंदूरकर शामिल हैं। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ये दलील दे रहे हैं। केरल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट KK वेणुगोपाल और तमिलनाडु सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, हर इस तरह के मामले में नजर आते ही हैं, वो दलील दे रहे हैं। अब याचिका क्या है, क्या नहीं है, ये आप समझिए। मैंने आपको बताया दोस्तों, ये मामला वहां से शुरू हुआ जब तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितनी बिल है उसमें 3 महीने में साइन कीजिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल, नहीं तो बिल बन जाएगा। बिल बन गया। राष्ट्रपति ने सलाह मांगी। इसके खिलाफ केरल और तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इनसे सवाल पूछा कि भाई, जब खुद राष्ट्रपति ने राय मांगी है, राष्ट्रपति ने, संवैधानिक अधिकार है,
तो आपको क्या दिक्कत है? क्या आप वास्तव में इसको चुनौती देना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। अब केरल और तमिलनाडु सरकार के जो ये वकील हैं वो कहते हैं कि राष्ट्रपति ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब तो तमिलनाडु वाले फैसले में मिल चुका है। अब देखिए, उसमें 2 जज थे, संविधान पीठ भी नहीं थी। मतलब जो राष्ट्रपति को रेफरेंस का अधिकार सीधे सीधे संविधान ने दिया है, तब जाकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। संविधान पीठ ने कहा, कोर्ट इस मामले में सलाहकारी अधिकार क्षेत्र में बैठी है, अभी कोई अंतिम आदेश नहीं बल्कि सिर्फ राय देने की प्रक्रिया है। आगे बढ़िए और देखिए, मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि केंद्र सरकार के वकील की सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील है, बाकी लोगों की क्या दलील है। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। केरल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल ने सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार बार की गई है। हाँ, यह बात सही है कि तमिलनाडु के मामले में पहली बार विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की स्वीकृति के लिए समय सीमा तय की गई है। और तब के वेणुगोपाल कहते हैं, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, कि ये मुद्दे अब अनिर्णित नहीं रह गए। एक बार जब इस फैसले इस क्षेत्र को कवर कर लेते हैं तो फिर राष्ट्रपति की बात का कोई अर्थ नहीं रहता। फिर जो उन्होंने रेफरेंस मांगा है उस पर विचार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने क्या कहा कि क्या 5 जजों की बेंच, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2 जजों की बेंच के फैसले से बंधी रहेगी? मतलब 2 जजों ने जो फैसला दिया वही आपके लिए सर्वमान्य है। अब 5 जज नहीं सुन सकता सुप्रीम कोर्ट का? यह सवाल पूछा। के वेणुगोपाल कहते हैं, जब तक आप उसे पलट नहीं देते। फिर अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी कहते हैं कि भाई, हमारे पास तमिलनाडु वाले फैसले के संबंधित पैराग्राफ हैं। फिर CJI गवई कहते हैं, आपके मुताबिक कहां पर संविधान में संशोधन कर दिया गया है, उस फैसले में अंतिम निर्णय निष्कर्ष क्या है? मैं आपको जानबूझकर कुछ बातचीत बताता हूं दोस्तों, तब मैं उस जगह पर पहुंचूंगा जहां केंद्र सरकार के वकील सीधे सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब संविधान ही बदल देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अब संविधान लिखेगी? यह सवाल पूछा है। इसीलिए मैं आपको कुछ बातचीत बताता हूं। बड़ा गंभीर मुद्दा है दोस्तों, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा न्यूज रिपोर्टिंग में जो चीजें आई हैं वो पढ़कर आपको बताना चाहता हूं। सुनिए, सीनियर एडवोकेट सिंघवी वो कहते हैं, राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए सवालों में से सिर्फ 3 को छोड़कर बाकी सभी सवालों पर पहले ही जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने फैसले में साफ जवाब दे दिए हैं। उस पर CJI गवई कहते हैं, संविधान पीठ राष्ट्रपति के संदर्भ में विचार कर रही है, तमिलनाडु के केस पर नहीं। सिंघवी कहते हैं कि आप जब सुनवाई करेंगे तो यह ऐसा मामला बन गया है कि यह सीधे तमिलनाडु वाले फैसले को प्रभावित कर सकता है। आप देख रहे हैं ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं। इस बात को रोकने में लगे हैं कि राष्ट्रपति अगर संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए कोई राय मांग ले तो उस पर भी सुनवाई ना हो। अब केंद्र सरकार के वकीलों की दलील सुनिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या कहते हैं, पहली बार राष्ट्रपति को लगा है कि संविधान के कामकाज में टकराव पैदा हुई है और आगे भी हो सकता है, क्योंकि इस पर कोई स्पष्ट न्यायिक फैसला नहीं आया है। आर्टिकल 143 कोर्ट को किसी खास फैसले पर विचार करने से नहीं रोकता है, और जब राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं कि एक संवैधानिक समस्या खड़ी हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट को इसको देखना चाहिए। फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा, नतीजा यह निकाला गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और संयोग से बंधे हैं। यह लिखा गया है संविधान में।
लेकिन उसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित क्यों नहीं की गई? अब सीजेआई गवई कहते हैं कि पैराग्राफ 522 में कहा गया है कि ऐसे साफ उदाहरण हैं जहां राज्यपाल ने जरूरी काम में जानबूझकर देरी या लापरवाही दिखाई है। फिर जस्टिस नरसिम्हा भी कहते हैं, मैं वो भी पढ़ता हूं, बहुत गंभीर स्थिति में कोर्ट को दखल देना पड़ा क्योंकि मामला लंबे समय से लंबित था। जानते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा दोस्तों? कि गवर्नर जनरल और क्राउन मतलब ब्रिटिश शासन, उनके लिए समय सीमा तय थी। जब बीएन राव ने स्वतंत्र भारत के लिए बिल तैयार किया था तो उन्होंने इसी आधार पर इसका ढांचा बनाया था। तब सॉलिसिटर जनरल कहते हैं तुषार मेहता कि इसका मकसद उनको बांध देना नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप उनको समय सीमा में बांध देंगे और उसके बाद जो दोस्तों अटॉर्नी जनरल जो बात कहते हैं वो सुनना जरूरी है। तभी मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज अपने ही कटघरे में है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2025 के फैसले पर कहा, क्या अदालत संविधान को फिर से लिख सकती है? फिर से सुन लीजिए, क्या अदालत संविधान को फिर से लिख सकती है? कोर्ट ने गवर्नर और राष्ट्रपति को आम प्रशासनिक अधिकारी की तरह देखा जबकि वे संवैधानिक पद हैं। और तब अटॉर्नी जनरल पूछते हैं दोस्तों, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं ये, क्या अदालत इतनी दूर जा सकती है कि वह खुद संविधान को फिर से लिख दे? ये सवाल इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा बिंदु बन गया है। अदालत का काम संविधान की व्याख्या करना है, उसे नया संविधान गढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है। ये बहुत बड़े सवाल हैं दोस्तों, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये पूछना पड़ रहा है। और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा, मैं इसको भी कोट अनकोट में ही सारी चीजें पढ़ रहा हूं। संविधान सभा ने जानबूझकर गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं रखी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी बताता हूं। तमिलनाडु मामले में दखल इसलिए देना पड़ा क्योंकि गवर्नर लंबे समय तक बिलों पर बैठे रहे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया रुक गई। अब अदालत तय करेगी कि राष्ट्रपति और गवर्नर की शक्तियों पर उसकी व्याख्या कितनी लागू होगी, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद के तर्क और सुनिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर कोर्ट द्वारा समय सीमा थोपना कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति संतुलन को बिगाड़ सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह शक्ति संतुलन जो संविधान में बना हुआ वो बिगड़ता है। और आगे वो कहते हैं, कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं दोस्तों, एक अंग की निष्क्रियता का यह मतलब नहीं कि दूसरा अंग उसके अधिकार छीन ले। अगर न्यायपालिका या कोई अन्य अंग जनहित या संवैधानिक मूल्यों के नाम पर अतिरिक्त शक्तियां लेने लगे तो फिर संविधान निर्माताओं की मूल सोच से अलग होगा और संवैधानिक संकट खड़ा कर देगा। और जब इतना सब कुछ सुने तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने पूछा, दोस्तों क्या कोर्ट पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह विधायी क्षेत्र में दखल दे रहा है? यह CJI गवई ने पूछा कि क्या हम पर आरोप है कि हम विधायी क्षेत्र में दखल दे रहे हैं? इस पर दोनों ने, चाहे अटॉर्नी जनरल हो या सॉलिसिटर जनरल, दोनों ने जोर दिया कि संविधान की मूल रूपरेखा को छेड़ने से सभी संस्थानों के संतुलन बिगड़ सकते हैं। जो सभी संस्थाओं, कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका, ये कल की सुनवाई थी दोस्तों, कहीं भी आई नहीं आई। फिर आज सुनवाई हुई दूसरे दिन 20 अगस्त, आज की बात बता रहा हूं। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है वो कहते हैं, यदि राज्यपाल कहते हैं कि वह सहमति रोक रहे थे तो इसका मतलब है कि विधेयक मर जाता है। अगर मंजूरी दी गई थी तो राज्यपाल को विधेयक का पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस भेजने की आवश्यकता नहीं है।
खंडपीठ ने पूछा कि रोक लगाने इस शब्द के अर्थ पर क्या है बहस, संविधान सभा में कोई बहस हुई है क्या इस पर? तो सॉलिसिटर जनरल मेहता ना में जवाब देते हैं। फिर जस्टिस नरसिम्हा कहते हैं कि अनुच्छेद 200 में रोक शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, पहला मुख्य प्रावधान में, दूसरा परंतुक में। और इस बातचीत के दौरान दोस्तों सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, बहुत बड़ी बात, जिसमें वो बताते हैं कि क्यों केंद्र के पास ये शक्तियां होनी चाहिए, राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास ये शक्तियां क्यों होना चाहिए। जैसे उन्होंने जो कहा मैं आपको बताता हूं, यदि कोई राज्य विधायिका आरक्षण को पूरी तरह से हटाने या अन्य से पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करने या केंद्रीय शक्तियों को राज्य में अपनी शक्तियों को प्रयोग करने से रोकने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि की शक्तियों को कम करने, राज्यपाल द्वारा विधेयक को रोकना, अगर ऐसे कानून बना दे कुछ भी कि भाई प्रधानमंत्री घुस नहीं सकता, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि राज्य ये कानून बना दे कि आज से इस राज्य में प्रधानमंत्री घुस नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट का नियम कानून लागू नहीं होगा, आप क्या करिएगा? आपने तो टाइम फ्रेम दे दिया कि 3 महीने में पास हो जाएगा। तो क्या राष्ट्रपति, राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं होनी चाहिए? और यहीं आकर दोस्तों तुषार मेहता ये कहते हैं, सॉलिसिटर जनरल, ऐसी असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्यपाल द्वारा रोक लगाने की शक्ति का प्रयोग शायद ही कभी और संयम से किया जाना चाहिए। राज्यपाल कोई डाकिया नहीं है जो यंत्रवत रूप से विधेयकों को मंजूरी देते हैं, बल्कि वो संघ का, भारत का राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। और आगे वो जो बोलते हैं दोस्तों, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता वो कम नहीं होता। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर संविधान ने संवैधानिक कार्यों के निर्वहन के लिए भरोसा जताया है। और आज सुनवाई के दौरान एक और बात हुई दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो कहते हैं, अंबेडकर की चर्चा करते हैं कि इस तरह जब संविधान सभा में चर्चा हो रही थी ना, तो उस समय भी समय सीमा की बात हो रही थी। मनी बिल पर यह था कि 6 हफ्ते में आपको निर्णय लेना पड़ेगा। बाबा साहेब आंबेडकर इसके खिलाफ थे और जो उन्होंने चाहा वही किया, अंबेडकर का संशोधन ही स्वीकार किया गया, यह सच है। तो दोस्तों ये सुनवाई तो समझिए आज भी खत्म हो गई, पूरी नहीं हुई, कल होगी। मगर आप सोचिए कितना बड़ा मामला है। ये मामला कहां से शुरू हुआ था, मैं सिर्फ याद दिलाता हूं दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ने कई विधेयक पास किए विधानसभा में, राज्यपाल के पास थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने रोक के रख लिया है। कोई राष्ट्रपति, कोई राज्यपाल, जो भी है। सुनवाई हुई, 2 जज थे, सिर्फ 2 जज, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन, 2 लोगों की पीठ थी, संविधान पीठ नहीं थी। और ऐसा फैसला दे दिया सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने, जो एक तरीके से संविधान का ही संशोधन कर दिया। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में दोस्तों बिना राज्यपाल की सहमति के बिल विधेयक बन गया, साइन नहीं किया उन्होंने। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने सीधे राष्ट्रपति को आदेश दे दिया कि 3 महीने के अंदर या तो करेंगे या बिल बन जाएगा, साइन करो, जिस पर इतना बवाल मचा था। इसके बाद थोड़ा रुक करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये भी सवाल उठे कि क्या इस बार एक दलित महिला राष्ट्रपति है इसलिए उनकी शक्तियों को कम किया जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों 15 मई को 5 पन्नों के अपने रेफरेंस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 200 और 201 के तहत जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती है, राज्यपाल की शक्तियां, 14 सवाल पूछे थे। मैं फिर से दिखा देता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण है। जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं? क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा
को पूरी तरह से रोक सकता है। अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले पर भी क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? ऐसे ऐसे सवाल दोस्तों। इसमें एक एक चीज, क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू होता है? कहां लिखा है संविधान में? और इसका 10वां सवाल देखिए, ये छोड़ा मैंने, ये भी पढ़ देता हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को भी बदल देगा? और देखिए 12वां नंबर, यह भी महत्वपूर्ण है। क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है या नहीं है? या आपने बदल दिया? लिखा है उसमें कि 5 जजों की बेंच, और ये तो तब का मामला है जब सुप्रीम कोर्ट में शायद 12 या 15 ही जज होते थे। अब तो कितने हो गए? 2 ही जजों ने मिलके पूरे संविधान की व्याख्या कर दी, ना कि बल्कि यह आरोप लगा कि संविधान ही बदल दिया, नया लिख दिया, जो लिखा नहीं है वो कर दिया। 13वां प्रश्न, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों से मेल ना खाता हो? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? अब इन सवालों के जवाब मिलेंगे ना तो समझ में आएगा। फिर काहे का लोकतंत्र? फिर तो सरकारें ये थोड़ी चुनाव लड़के यहां आएंगी, वो कोशिश करेंगी जज ही बन जाए भैया। और इस पर उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने उस समय कितने सारे सवाल उठाए थे, आप भी जानते हैं। लेकिन मजेदार बात क्या है कि अभी इस मामले में तो सुनवाई शुरू हो रही है, उससे पहले केरल सरकार और तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि आप सुनिए ही मत, आप लेवल को समझिए। और इसीलिए मैंने कहा कि इतनी बड़ी सुनवाई, इतना बड़ा सवाल, और डेली चल रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। मैंने तो सारी चीज़ों को पढ़कर आपको बता दिया, कल देखते हैं क्या होगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप ज़रूर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, नारी शक्ति पर जो गीत हमारी टीम ने तैयार किया है, बड़ी मेहनत के साथ किया है दोस्तों, अभी तुरंत उसे मैंने देखिए कमेंट में पिन कर दिया है, क्लिक कीजिए और उसको सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।